ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने द अर्थ तक का पढ़ लिया था। हमने देखा था कि जो अर्थ का शेप है वो फ्लैट एंड है उसके पोल्स पे, तो उसे जियोइड बोलते हैं, GEOID। तो आगे बढ़ते हैं, आगे से यहाँ पे पढ़ते हैं। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। ऐसे कंडीशंस जो लाइफ को सपोर्ट करे ये सिर्फ अर्थ पे ही अब तक तो पाए गए हैं। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि अर्थ की जो डिस्टेंस है वो सन से ना तो ज़्यादा दूर है और ना ही बहुत ज़्यादा पास है, एकदम परफेक्ट लोकेशन है। विच आर वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। और सर्वाइवल के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगे तो भी दिक्कत हो जाएगी रहने में, और बहुत ज़्यादा अगर ठंड पड़ने लगे, धूप एकदम आए ही ना, तो भी बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा ये सर्वाइवल के लिए। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। जो यहाँ की एयर है उसमें लाइफ सपोर्टिंग गैसेस हैं, जैसे कि आपका ऑक्सीजन हो गया। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। और यही रीज़न है कि अर्थ सबसे यूनिक प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 surface is covered by water and therefore is known as a blue planet। जब स्पेस से देखा जाता है सन हमारे अर्थ को, तो ऐसा वो दिखता है जैसे वो एक ब्लू प्लैनेट हो, इसलिए उसका नाम ब्लू प्लैनेट रखा गया है। और ये इसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ का जो पानी है, पानी का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, लगभग 2/3 जो है अर्थ का सरफेस वो पानी से ढका हुआ है। अब मून के बारे में पढ़ते हैं। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ द मून। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 ऑफ द अर्थ। 1/4 के बराबर है। 1/4 का मतलब होता है 1/4। 1/4 जो अर्थ का डायमीटर है उसके बराबर जो है वो मून है। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट देन द अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। लेकिन आपको ऐसा भी तो लगता होगा कि जैसे ये कितना ज़्यादा बड़ा है, मतलब मून आपको कंपैरेटिवली बड़ा लगता होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अर्थ का सैटेलाइट है, और जो सैटेलाइट होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज डिस्टेंस पे होते हैं जो भी आपकी अर्थ होती है उससे, और जो भी आपके प्लैनेट्स होते हैं उससे। जैसे कि मान लो जुपिटर का कोई अगर सैटेलाइट है तो वो उसको उसके चक्कर काटेगा तो वो उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज होगा। सिमिलरली हम जो मून को देखते हैं वो साइज़ में काफ़ी ज़्यादा हमें बड़ा दिखता है, और उसके पीछे का लॉजिक ये है कि वो हमारे पास है, मतलब कंपैरेटिवली अगर हम दूसरे स्टार से कंपेयर करें तो वो हमसे काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। इट इज़ अबाउट 384,400 किलोमीटर। इसको अगर हम वैसे पढ़ना चाहें तो बोल सकते हैं 1000, 10,000, लाख, 3,84,400 किलोमीटर्स अवे। ठीक है, तो इस डिजिट्स को आप याद रख सकते हो कि 3,84,400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस। नाउ यू कैन compare the distance of the earth from the sun and that from the moon. The moon moves around the earth in 27 days। एक्चुअली में ये टाइम 27 डेज का होता है, जिसमें इसका जो मून है वो एक कंप्लीट चक्कर लगाता है अर्थ के। ठीक है, और इसी से हमारा डे और नाइट भी आप कह सकते हो कि हमें दिखता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। As a result, one side of the moon is visible to us on the earth। एक्चुअली में क्या होता है कि ये अर्थ के साथ एकदम एग्जैक्ट उतना ही 1 डे का स्पैन ले रहा होता है, तो उसमें हमें सिर्फ इसकी एक ही साइड जो है वो विजिबल होती है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है यहाँ पे कि जो मून है उसकी ये वाली साइड और उसकी पीछे वाली साइड दोनों जो साइंटिस्ट वगैरह हैं उन लोगों ने डिस्कवर कर लिया है, लेकिन अब तक कोई जो अर्थ है उसको पूरा डिस्कवर नहीं कर पाया। मतलब अर्थ की पूरी डिस्कवरी अभी नहीं हो पाई है, मून की पूरी डिस्कवरी हो गई है। कितनी अजीब बात है ये, पर हाँ ये सच है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। इट हैज़ माउंटेन प्लेन्स एंड द डिप्रेशंस ऑन इट्स। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो मून है वहाँ पे लाइफ जो है वो रह नहीं सकती है, क्योंकि देखो अगर आप जूम करके देखोगे ये जो ब्लैक चीज़ें आपको दिख रही हैं, वाइट चीज़ें आपको दिख रही हैं, एक्चुअली में ये बहुत ऊंचे माउंटेन्स हैं, रॉक्स हैं। तो यहाँ पे लाइफ जो है वो सस्टेन कर पाना मुश्किल है, इसका इन्वायरमेंट उतना फेवरेबल नहीं है।
These cast shadows on the moon's surface. Just look at the full moon and observe these shadows. जब आप full moon देखोगे तो आप इन shadows को observe कर सकते हो. अब बात करते हैं asteroids की. Apart from the stars, planets and the satellite, there are numerous tiny bodies which also move around the sun, and these bodies are known as asteroids. देखो, अगर हम इन सब चीज़ों की बात करें, जैसे सन हो गए, प्लैनेट्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, इनके अलावा एक एस्ट्रॉइड्स भी होते हैं जो कि वहीं पे मूव कर रहे होते हैं स्पेस में. दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द मार्स एंड द जुपिटर. मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में ये सब पाए जाते हैं. मैंने आपको एक ऊपर इमेज भी दिखाई थी, एक बार फिर दिखा देता हूँ. ये जो है वो एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट होती है. They are found between the orbits of the Mars and the Jupiter. Scientists are of the view that the asteroids are parts of a planet which exploded many years back. साइंटिस्ट का एक कहने का ये भी है, इसके पीछे साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं ये एक्चुअली में पहले प्लैनेट्स होते थे जो कि फट गए, और अब उनके जो पार्ट्स हैं वो स्पेस में चक्कर लगा रहे हैं सन के अराउंड. अब मीटेरॉइड्स की बात करते हैं. द स्मॉल पीसेस ऑफ द रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर नोन एज मीटेरॉइड्स. जो स्मॉल पीसेस होते हैं रॉक्स के, वो सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम मीटेरॉइड्स बोलते हैं. समटाइम्स दीज मीटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर, दे गेट हीटेड एंड बर्न अप. तो क्योंकि वो हीट हो जाते हैं तो उसकी वजह से वो बर्न करने लगते हैं. मतलब जब हम उनमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो वो आग के जैसे फेंकने लगते हैं जो मीटेरॉइड्स होते हैं. और ये अगर अर्थ पे गिर सकते हैं तो ये काफ़ी डेंजरस होते हैं. अगर ये अर्थ पे या किसी भी प्लैनेट पे गिरते हैं तो काफ़ी डेंजरस होते हैं. और कभी कभी अच्छे भी होते हैं, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे मटेरियल्स ये अर्थ पे ले आते हैं जिनकी वजह से काफ़ी एसिस्ट वर्ड आपने सुना होगा कि ये काफ़ी एसिस्ट है, मतलब अच्छा है, यूज़फुल है अर्थ के लिए. ऐसा भी हो जाता है. तो आगे का पढ़ते हैं. इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, समटाइम्स अ मीटियोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो. तो जैसा कि ये अर्थ पे गिरते हैं तो बहुत ज़्यादा हॉलो स्पेस बना देते हैं, क्योंकि इनका वेट ऑफ कोर्स ज़्यादा हो जाता है और ऊपर से गिरने के बाद तो और ज़्यादा हो जाता है. डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट? इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ द मिलियन ऑफ द स्टार्स. दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी. अगर आपने ऐसा कुछ देखा है, वाइट कलर का क्लस्टर टाइप का बन जाता है, तो इसको मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं. और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इसी का पार्ट है, इसी गैलेक्सी के अंदर आते हैं. In the ancient India, it was imagined to be a river of the light flowing in the sky. Thus, it was named as आकाश गंगा. पहले जो इंडिया में लोग रहते थे तो वो लोग ये बोलते थे कि ये जो है ऐसा लगता है जैसे रिवर हो फ्लोइंग, मतलब एक ऐसी रिवर हो जो कि फ्लो करती हो स्काई में. तो इस चीज़ को उन लोगों ने बोला आकाश, क्योंकि वो स्काई है, और फ्लो करती है यानी गंगा. तो आकाश और गंगा, फ्लोइंग जो वर्ड है उससे गंगा ले लिया, और क्योंकि स्काई में फ्लो कर रही है इसीलिए उसके लिए आकाश बोल दिया गया. ठीक है, तो आकाश गंगा नाम हो गया मिल्की वे गैलेक्सी का. अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ द बिलियंस ऑफ द स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस. जो आपकी गैलेक्सी होती है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दे दी है कि जो गैलेक्सी है वो ह्यूज सिस्टम है, बिलियंस ऑफ स्टार्स की. बिलियंस ऑफ स्टार्स आ रहे हैं, मतलब बिलियंस में स्टार्स हैं. बाप रे, 10 की पावर 9 होता है 1 बिलियन, तो बिलियंस में स्टार्स हैं. एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट, और बहुत सारे डस्ट होते हैं इनमें, और गैसेस भी होते हैं. देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स. ऐसे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होते हैं जो कि यूनिवर्स को मेक करते हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़. Scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about the size of it. देखिए, जो साइंटिस्ट है वो इसकी साइज़ के बारे में सर्टेन नहीं है कि कितना बड़ा यूनिवर्स है, और यूनिवर्स दिन पे दिन एक्सपैंड भी करता रहता है. जो आज है वो कल के कंपैरिजन में थोड़ा सा और एक्सपैंड कर जाता है.
तो डेली बेसिस पे ये एक्सपैंड भी करता है, और इसकी जो फिक्स्ड मतलब ये कितना बड़ा है, अनंत तक है, कह सकते हो इन्फिनिटी तक है। इसका कोई जाने का आने का कुछ वो नहीं है कि कितना बड़ा हो सकता है गैलेक्सी, अभी भी साइंटिस्ट इसको डिस्कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। क्वेश्चन आंसर्स आपसे हो जाएंगे, एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे, और जो भी इसमें चीज़ें थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इजी चैप्टर है। इस अगर आपसे ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाता है तो आगे के लिए भी वो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है, इसमें बेसिक समझाए गए हैं। तो देखो, एक बार मैं इस चैप्टर के बारे में ब्रीफ दे देता हूँ कि क्या क्या इसमें समझना था। देखो, फुल मून, न्यू मून, ये सब आपको पता होना चाहिए। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है पता होना चाहिए। स्टार की डेफिनेशन आनी चाहिए। कॉन्स्टिलेशन किसे कहते हैं पता होना चाहिए। ये उर्सा मेजर क्या होता है, पोल स्टार क्या होता है, नॉर्थ स्टार क्या है, ये सब पता होना चाहिए। प्लैनेट्स की डेफिनेशन आनी चाहिए आपको। ये सब अगर आपको लर्न हो जाए, इनके कितने मून है, ये सब है, तो प्रॉपर्टीज़ इनकी क्या क्या है इस टाइप की अगर लर्न हो जाए तो वेल एंड गुड है। नहीं लर्न हो रहा है तो एज सच इम्पॉर्टेंट तो नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सन के बारे में आपको पता होना चाहिए एक दो बातें। प्लैनेट्स आपको अच्छे से मेमोराइज होने चाहिए, 8 के 8। उसके बाद अर्थ का शेप इंपॉर्टेंट है, जिस पे आप रह रहे हो उसका शेप कैसा है वो तो आपको पता ही होना चाहिए। उसकी कंडीशंस, उसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, ये सब पता होना चाहिए। मून के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसका एक दिन में कितना मतलब रोटेशन वगैरह कैसे लगा रहा है, ये सब पता होना चाहिए। नीचे एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स के बीच में डिफरेंस और उनकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। गैलेक्सी और यूनिवर्स की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। बस चैप्टर ख़त्म, इतना ही आपको मेमोराइज़ करना है, और मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आप चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोनों पार्ट देखिएगा वीडियो के, ये सेकंड पार्ट था, इसके पहले एक पार्ट 1 भी बनाया है तो वो भी देख लीजिएगा। दोनों पार्ट देख के जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।